अबू उबैदा, अबू उबैदा, अबू उबैदा। इन दिनों बेंजामिन नेतन्याहू के लिए काल बन चुका ये नाम। सिर्फ उनकी जुबान पर एक ही नाम, अबू उबैदा। आखिरकार कौन है ये अबू उबैदा जिसने बेंजामिन नेतन्याहू के रातों की नींद उड़ा रखी है? जहां 16 फरवरी 2024 शुक्रवार को जॉर्डन में एक समारोह आयोजित किया गया जो हर दिन की तरह चल रहा था। इस दौरान एक युवक अपने परिवार के साथ एक लड़की का हाथ मांगने आया। जैसा ही उपस्थित लोग में आपस में बातचीत करने लगे, फातिहा पढ़ने की तैयारी करने लगे, एक व्यक्ति ने जोर देकर के कहा कि अबू उबैदा की आवाज से ऊंची कोई आवाज नहीं। ये सुनकर सबका ध्यान खबर की ओर गया। कताइब अल कस्साम के प्रवक्ता अपने भाषण को प्रसारित करने जा रहे थे। इस दौरान वीडियो में देखा गया कि उपस्थित लोग सब कुछ छोड़कर उस मुखौटा पहने व्यक्ति की बात सुनने लगे। इस बीच अबू उबैदा ने 33 दिन बीत चुके थे जिससे उनके फॉलोअर्स ने चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने शहादत तो नहीं दे दी। ये भाषण उस समय के बाद आया जब कुछ विशेषज्ञों उनके अनुसार इजरायली कब्जे वाले गाजा पर जारी नरसंहार का 133वां दिन था। अबू उबैदा ने अपने अंदाज में के साथ बातचीत करना शुरू किया जो वे हमेशा अपने श्रोताओं पर छोड़ते आए हैं। खासकर जब से ये युद्ध शुरू हुआ, आज अल अक्सा तूफान की सालगिरह पर उनकी बातों के प्रति प्रत्याशा रुचि का स्तर कम नहीं हुआ है बल्कि शायद और भी बढ़ गया है। जैसे ही अल जजीरा ने यह घोषणा की कि उसने एक वीडियो संदेश प्राप्त किया, फॉलोअर्स ने खुद को इस नई जानकारी के लिए तैयार किया। वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि मुखौटा पहना नेता युद्ध के एक साल बाद गाजा इजराइल हमले के संदर्भ में क्या कहेगा। पुराना लेकिन फिर भी ताजा सवाल यह है कि अबू उबैदा की छवि इस हद तक क्यों प्रभावशाली बनी जबकि इजराइल जंग की मशीन ने भारी तबाही मचाई। 66 साल पहले 7 अक्टूबर 1957 को अल्जीरिया ने फ्रांसीसी कब्जे वाले पैराट्रूपर फोर्स जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, आखिरकार अल्जीरिया की क्रांति के नायक और प्रति अली लपॉइंट का ठिकाना खोज लिया। अली लपॉइंट को कई बार धोखा दिया था। उस समय कुछ अन्य के साथ एक घर में छिपे हुए थे। अगले ही दिन फ्रांसीसी सेना ने उस घर को और बड़ी अली आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया जिसके बदले में उनकी जान बख्शी जा सकती थी। लेकिन अली, जिन्होंने अपने शरीर पर आगे बढ़ो या मारे जाओ टैटू गुदवाया हुआ था, ये इनकार कर दिया कि प्रतिरोध के आगे वो झुकेंगे। फ्रांसीसी सेना ने पूरे घर को बम से उड़ा दिया। अली पॉइंट अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। उस समय अली को फ्रांसीसी शासन द्वारा आतंकवादी करार दिया था, लेकिन वे उन लाखों शहीदों में शामिल हो गए जिन्होंने 100 साल से अधिक समय तक चले फ्रांसीसी उपनिदेशकवाद के खिलाफ अल्जीरिया के संघर्ष में अपनी जान दी। अगर आप इस घटना के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, द बैटल ऑफ अल्जीरिया नामक पुस्तक, उसी नाम से बनी फिल्म देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी उपनिवेशकवाद फ्रेंड्स फैनोन के लेखन, विशेष रूप से द वॉच्ड ऑफ द अर्थ, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अली ने जब आत्मसमर्पण बजाय मौत को चुना तब उन्हें यह नहीं पता था कि उनके शहीद होने के एक साल बाद फ्रांस में उस समय नेता चार्ल्स 1958 में प्रतिरोधकों के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त करेंगे। अली ने यह भी नहीं सोचा था कि 10 साल से कम समय में फ्रांसीसी निर्देशक गिला उनकी जिंदगी की कहानी के माध्यम से अल्जीरिया की क्रांति की कहानी बताएंगे जो विश्व भर में प्रसिद्ध फिल्म द बैटल ऑफ द अल्जीरिया के रूप में जानी जाती है। हर बार जब अल्जीरिया में प्रदर्शन होते हैं तो अली लपॉइंट की तस्वीर उठाई जाती है, तो ये बताती है कि लोग उसी अल्जीरिया की मांग कर रहे हैं जिसका सपना अली ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने शहादत दी। यही वे लोग हैं जो राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जैसे जैसे उन पर गोलियों की बौछार होती, उनका नाम और भी ऊंचा होता जाता। आज हम एक सामान्य दृश्य देख रहे हैं जबकि बड़ी शक्तियां फिलिस्तीनी प्रतिरोधियों आंदोलन को आतंकवादी संगठन के रूप में दिखा रही है। इजरायली जनसंहार गाजा पर जारी है। हम देखते हैं कि लोगों का दिल फिलिस्तीन की ओर आकर्षित हो रहा है। लोग चाहे अरबी हो या सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत पर प्रतिरोध के प्रति अपने प्रेम, उस नायक के प्रति अपने सम्मान को देख रहे हैं। गली मोहल्ले में प्रेम और तड़प उमड़ रही है। जब लोग पहले प्रतिरोधक की पहचान करने के लिए उत्सुक थे,
जिस पर वे अपना सारा सम्मान लुटाना चाहते थे। इसी बीच जब जनता प्रतिरोधक के इंतजार करती है, अबू उबैदा जो कताइब अल शहीद इज्जुद्दीन अल कस्साम के प्रवक्ता हैं, इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की सैन्य शाखा के सदस्य हैं, आए, उन्होंने प्रतिरोध की मजबूती सफलताओं की खबरें साझा की और वे एक मीडिया प्रवक्ता से लेकर हर प्रतिरोधक का प्रतीक बन गए। आज उनकी तस्वीर समाचारों में, सोशल मीडिया पर, दीवारों पर, ग्राफिक में और यहां तक कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में देखी गई है। जहां 7 अक्टूबर 2023 से पहले फिलिस्तीनी मुद्दा विश्व प्राथमिकताओं में पिछड़ गया था, इजराइल के साथ सामान्यकरण की संधियां तेज हो रही थी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा समझौता करने के लिए कदम उठाया था जो फिलिस्तीनियों के अधिकारियों को समाप्त करता। अमेरिका ने अपने ऐतिहासिक रुख से पलटी खाई और अपनी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम स्थानांतरित कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि इजरायली सेना के अधिकार को मानता है। एक ऐसे युग में जहां हर कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है, पूरी दुनिया स्टारडम उस व्यक्ति के पास आई जो मास्क पहने हुए है। युद्ध की शुरुआत के साथ से उनकी लोकप्रियता अरब दुनिया में बेजोड़ हो गई। हालांकि कोई भी उनकी असली पहचान नहीं जानता और शायद कभी जान भी नहीं पाएगा, सिवाय कुछ प्रतिरोध नेताओं के जो गाजा में हैं। ये व्यक्ति जो गाजा के लोगों के बीच बिना किसी पहचान के घूमता है, कई लोगों की नजर में सुपर हीरो की तरह लगता है। वह सुबह सामान्य जीवन जीता है, लेकिन शाम को वह एक ऐसे मास्क पहनता है जो उसकी पहचान को छिपाता है और शहर के दुष्टों से लड़ाई करता है। लोग उसकी असली चेहरे को नहीं देखते, बल्कि उनके कार्यों के परिणामों को ही देखते हैं। उनकी ये छवि जो नेतृत्व और संघर्ष के प्रतीक के रूप में उभरी है, न केवल प्रतिरोध की भावना को बढ़ाती है, बल्कि उनके प्रति लोगों की आस्था विश्वास को भी मजबूत करती है। अरब देश में जब अबू उबैदा के साथ युद्ध छिड़ा तो उन्हें अपनी आवाज के रूप में देखने लगे। इस व्यक्ति की प्रसिद्धि इस हद तक बढ़ गई कि अनेक भाषणों का इंतजार अब अरब देशों में एक अनिवार्य रस्म बन गया। उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव हुआ और आइकॉन बन गए। मिस्र में अबू उबैदा के लिए लोकगीत लिखे गए, जबकि जॉर्डन में युवा जिम में व्यायाम करना छोड़कर उनके भाषण सुनने लगे। मस्जिदों में उनके भाषण लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए गए। लेबनान में उनके नामों को स्कूल की परीक्षा में शामिल किया गया और बेरूत की सड़कों पर उनकी तस्वीर देखी गई, जिन पर लिखा राष्ट्र का प्रवक्ता। अल्जीरिया में बच्चे उनके रोल को नाटकों में, खेल में निभाने के लिए उत्साहित दिखे। तुर्की में अबू उबैदा की नकल बच्चों का एक पसंदीदा खेल बन गया। साथ ही उनकी तस्वीरें कैफे में लटकाई गई। सोशल मीडिया पर बच्चों के वो वीडियो फैल गए जो विभिन्न अरब देशों में उनके भाषणों का अनुसरण कर रहे थे। ये उनकी नकल कर रहे थे और बुजुर्ग लोग बीमार होने के बावजूद सम्मान के साथ उनके भाषण को सुन रहे थे। अबू उबैदा अब अरब आइकॉन बन गए हैं। फिर भी पश्चिम मीडिया इस घटना को जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। ये समझ से बाहर है कि अमेरिका और यूरोपीय पत्रकार एक इतनी महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा से क्यों बच रहे हैं। शायद इस बात का एक सबक है कि कैसे मीडिया ने चेस गोवर जैसे वामपंथी क्रांतिकारी आइकॉन को पश्चिम संस्कृति में एक प्रतीक के रूप में बदल दिया, जो पूंजीवादी वैश्वीकरण और आलोचना के समय अक्सर सामने आता है। कैलिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय के कानून प्रोफेसर खालिद बायदून बताते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व के तहत दुनिया को मुसलमानों की मौत का साथ सामान्यकरण पर ढाला गया, जबकि किसी भी प्रकार की पीड़ा जो श्वेत लोगों को होती है उसे सामान्य माना जाता है। इसलिए भले ही प्रतिरोध, स्वतंत्रता और साहस के कार्यों को नैतिक वैधता हो, जब इन्हें मुसलमानों द्वारा किया जाता है तो उन पर संदेह और भय के साथ देखा जाता है। बायदून हमें याद दिलाते हैं कि अमेरिका ने नागरिक अधिकारों के संघर्ष जैसे जेम्स बॉल्डविन और मैल्कम एक्स पर कहा कि हिंसा और साहस अमेरिकी आते हैं, लेकिन केवल जब बात काले लोगों की हो, जब श्वेत लोगों की हिंसा की हो तो उसे एक साहसी कार्य के रूप में सही ठहराया जाता है, जबकि काले और मुस्लिम लोगों द्वारा साहस को निषेध किया जाता है, भले ही वे न्यायपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। इसलिए पश्चिम संदर्भ में मुसलमानों की परिभाषा केवल उनके कार्यों से नहीं बल्कि उस पहचान से की जाती है जिसे पश्चिम ने पहले से निर्धारित किया। रंगीन लोगों में उनकी कॉज कितनी न्यायपूर्ण क्यों ना हो और मुसलमानों में कभी भी वे आक्रामकता नहीं होते, चाहे उनकी करिश्मा कितनी ही प्रभावशाली क्यों ना हो। इसलिए अबू उबैदा की घटना पर पश्चिम मीडिया का मौन स्वाभाविक है।
वे इसके बारे में जनता से क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे कि वे एक अनजान व्यक्ति है जिसने अपने देश के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के कारण अरब दुनिया में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की? यह असल में एक बड़ा सवाल है। वे अपनी सोच को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हैं और इसलिए वे वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते जो अबू उबैदा के रूप में उभर रही है। ऐसे में उनका मौन एक प्रकार असहमति जो उनकी धारणाओं की गहराई को दर्शाता भी है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अबू उबैदा का मास्क और उनकी पहचान का अज्ञात रहना पश्चिम मीडिया के लिए सामान्य तरीके से काम करने में कठिनाई पैदा करता है। पश्चिम मीडिया ने हमेशा प्रतिरोध नेताओं को इस तरह से पेश किया कि वे विदेशों में रहते हैं जबकि गाजा के लोग मर रहे हैं, लेकिन वे कभी नहीं बताते कि उनके बच्चे भी गाजा के अन्य निवासियों की तरह मारे जा रहे हैं। और वे हमेशा यह भी अनदेखा करते हैं कि इन नेताओं का विदेश में रहने के पीछे क्या कारण है। लेकिन अबू उबैदा के मामले में आधी जानकारी का इस्तेमाल करके एक प्रतिकूल गथा बनाना मुश्किल होगा। संघर्ष को समझाने से रोकें। इस प्रकार वे व्यक्ति जिसकी पहचान किसी को पता नहीं है साम्राज्यवाद के खिलाफ साहस का प्रतीक बन सकता है। आइए हम आपको अबू उबैदा के बात करते हैं जो महीनों के दर्द और अंधेरी रातों में बन रहा है। इजरायली सेना द्वारा गाजा के निवासियों पर भी की गई जनसंहार शुरुआत 10 दिन बाद गाजा पर गिराई गई विस्फोटकों की मात्रा परमाणु बम के चौथाई के बराबर थी। अप्रैल के अंत तक जनसंहार की इस लड़ाई के पीड़ितों की संख्या 35,000 के अधिक हो गई। यह स्पष्ट करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो गाजा के क्षेत्र में लगभग 1000 गुना बड़ा था, 2 परमाणु क्षेत्रों के घिराने से आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरी ओर एक ऐसे देश लोकप्रिय प्रतिरोध जिसे असली वंचित कर लिया गया और जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में घिरा हुआ है अब भी आत्मसमर्पण करने से मना कर रहा है और अपने लोगों की ऐतिहासिक अधिकार का बचाव कर रहा है, ना कि किसी शासन प्रणाली का। यह स्वाभाविक था कि अबू उबैदा को तूफान अल अक्सा की शुरुआत में अरब सड़कों पर इतना समर्थन प्राप्त होता क्योंकि ऑपरेशन में मिली सफलता ने लोगों को दिलों के प्रतिरोध को जोड़ दिया। लेकिन यह अजीब है कि अबू उबैदा आज भी एक प्रतीक बन गए हैं। सभी बलिदानों के बावजूद जो फिलिस्तीनियों में दिए गए, उन्हें जॉर्डन हमारा है और हम जॉर्डन के हैं कहते हुए वे जॉर्डन में सड़कों को हिला सकते हैं और राजनीतिक दृश्य को एक नया आकार दे सकते हैं। हाल ही में जॉर्डन की राजधानी में एक सगाई समारोह के दौरान तस्वीरें ली गई जहां परिवार और मेहमान उत्सव के बीच रुककर अबू उबैदा का भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए। इसी तरह ओमान की राजधानी मस्कट में युवा लोग सुल्तान काबूस मस्जिद के पास इकट्ठा हुए ताकि वे उनका भाषण सुन सके। साथ ही अरब दुनिया में सोशल मीडिया पर अनगिनत साझा की गई ऐसे तमाम वीडियो हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अबू उबैदा प्रतिरोध की आवाज प्रतीक बन गए हैं जिसे 3 परमाणु बमों से भी तोड़ा नहीं जा सका। वे उन सभी बलिदानों कठिन रातों के बाद भी अरब दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अबू उबैदा के माध्यम से मीडिया संपर्क अरब दुनिया सेनाओं और उनके लोगों के बीच संवाद का सबसे सफल उदाहरण बन गया है। यह स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि एक सैन्य प्रवक्ता खुद एक प्रतीक बन गया जो प्रतिरोध, सम्मान और स्वतंत्रता के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अबू उबैदा न केवल एक व्यक्ति है बल्कि वे एक आंदोलन का चेहरा बन गया है जो एक ऐसे समय में भी आशा और साहस का संचार करते हैं जब लोगों को सबसे अधिक जरूरत होती है। इस प्रकार उनके शब्दों, विचारों ने एक नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना का निर्माण किया है जो अरब जनमानस को प्रेरित कर रही है और उन्हें अपने हक के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित कर रही है। अबू उबैदा की कहानी की असली शुरुआत जून 2006 में हुई जो ओहम मुद्बाद ऑपरेशन की सफलता की घोषणा की। इस ऑपरेशन ने इजरायली सेना के 2 सैनिकों को मार दिया था, 2 अन्य घायल हो गए थे और सैनिक गिलाद शालिद को बंदी बना लिया गया था। उनका यह भाषण उस समय आया जब एक वीडियो में छोटी बच्ची हुदा ने अपने परिवार के शवों के बीच अबू उबैदा कहकर दौड़ते हुए लोगों के दिलों को छू लिया। यह घटना इजरायली सेना द्वारा बेत लाहिया के समुद्र तट पर ली गई हत्या के परिणाम स्वरूप हुई, जिसमें पिता ईसा गिलिया, उनकी पत्नी रईसा, 5 बच्चों की मौत हो गई। अबू उबैदा की आवाज जो उनके सफल ऑपरेशन की घोषणा कर रही थी, एक तरह से अरब और इस्लामी राष्ट्र की तमाम लोग, उनके शब्दों में एक स्पष्ट संदेश था कि सम्मान मरा नहीं है और इसने लोगों में यह महसूस कराया कि वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे।
इसके बावजूद अबू उबैदा की प्राथमिकता उनके संचार कौशल में नहीं, बल्कि वे उस प्रतिरोध के प्रतिनिधित्व हैं जो जमीन पर लड़ाई कर रहे हैं। उनका भाषण एक कवि की तरह जो लड़ाकों की वीरता की शब्दों की संगीन व्यक्त करता है। यही कारण है उन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल की जो कि कई राजनीतिक नेताओं को नहीं मिल पाई। इस तरह अबू उबैदा ने न केवल एक सैनिक प्रवक्ता के रूप में बल्कि एक प्रेरणादायक नेता के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है, जिसने पूरे अरब समुदाय को एक नई उम्मीद और प्रेरणा दी है। प्रतिरोध ने जल्द ही समझ लिया कि अबू उबैदा केवल एक सैन्य प्रवक्ता नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। वे अरब समुदाय के साथ एक विशेष संबंध स्थापित कर चुका है, जैसा कि पहले कभी किसी ने नहीं किया था। इसलिए प्रतिरोध ने इस अरब भावना का सम्मान किया और अबू उबैदा की छवि को संभालने में कुशलता दिखाई। उन्होंने एक और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा तो दूसरी ओर उनकी उपस्थिति को इस तरह प्रतिबंधित किया कि प्रभावशाली बने रहे। अबू उबैदा का सार्वजनिक प्रदर्शन दुर्लभ होने लगा, जिससे उनकी प्रभावशालीता और बढ़ गई, खासकर जब बहुत से अरब उन्हें आशा की किरण मानने लगे। अबू उबैदा केवल एक सैन्य प्रवक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक गहन प्रतीक के रूप में उभरे हैं। वे इजरायली सेना की हत्याओं की सूचियों में सबसे अधिक वंचित हैं। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा युद्ध के दौरान उनके खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा ने व्यापक मजाक को जन्म दिया, क्योंकि प्रतिबंध आमतौर पर किसी व्यक्ति की संपत्तियों या उनकी अमेरिकी हितों को जब्त करने से संबंधित होते हैं। लेकिन अबू उबैदा ने युद्ध के बलिदानों के बीच जीने का चुनाव किया और उनकी सूची में शामिल होने का मतलब है कि वॉशिंगटन उनकी अहमियत को बखूबी समझता है। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने उदाहरण के लिए मोहम्मद सईद अल सहाफ को कभी भी अपनी वंचित सूची में नहीं रखा, जो इराक में अमेरिकी आक्रमण के दौरान सद्दाम हुसैन के मुखिया मोर्चे का संचालन कर रहे थे। अल सहाफ ने बाद में खुद को अमेरिकी सेना के सामने प्रस्तुत किया और बिना किसी परेशानी के निकल गए। लेकिन अबू उबैदा का मामला अलग है। वे केवल एक राजनीतिक या फौजी प्रवक्ता नहीं रहे बल्कि प्रतिरोध का एक लोकप्रिय प्रतीक बन चुके हैं। अबू उबैदा के बारे में सटीक जानकारी कम है, यहां तक कि इजरायली सेना द्वारा सबसे अधिक वंचित नेता मोहम्मद डीफ के बारे में भी कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं। लेकिन अबू उबैदा की प्रारंभिक जीवन की तस्वीरें भी दुर्लभ हैं। जब उन्हें शुरुआत में अपनी लोकप्रियता प्राप्त थी तो इजराइल ने उन्हें अनदेखा किया, लेकिन वर्षों के साथ इजरायली टीवी कार्यक्रमों में एक प्रमुख विषय बन गया है। उनकी हर स्पीच को जल्दी से इजरायली मीडिया में अनुवादित किया जाने लगा और जैसे जैसे इजराइल सरकार की दिलचस्पी अबू उबैदा की व्यक्तित्व में बढ़ती गई, उसे अपने लक्षित हत्या की सूचियों में एक प्रमुख वंचित व्यक्ति के रूप में माना जाने लगा। उन्होंने मनोवैज्ञानिक और मीडिया युद्ध की जो बुनियाद रखी है उसकी वजह से अबू उबैदा पर ध्यान केंद्रित किया। इसी के साथ तेल अवीव में उनके बारे में अपनी खुद की कहानी बुननी शुरू कर दी, यह दावा करते हुए कि उनका नाम और चित्र पता है। उन्होंने 2008, 12, 14 में कई बार यह दावा किया कि उन्होंने अबू उबैदा के घर पर बमबारी की। इजरायली कहानी में यह भी उल्लेख है कि अबू उबैदा नालिया गांव से ताल्लुक रखते हैं, जिसे 1948 में सिखवादियों ने कब्जा कर लिया था और उनके परिवार में नाकाब के बाद गाजा के क्षेत्र में शरण ली। 2014 में इजरायली मीडिया का कहा कि अबू उबैदा कासिम अपनी नेतृत्व भूमिका के साथ साथ गाजा विश्वविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा जारी रख रहा है और उन्होंने इस्लामिक विश्वविद्यालय से अपने मास्टर की थीसिस पवित्र भूमि यहूदी, ईसाई और इस्लाम के बीच चर्चा करने के बाद डॉक्टरेट रिसर्च कर रही है। ये सभी विवरण किसी विश्वसनीय फिलिस्तीनी स्रोतों से स्थापित नहीं हुए और ये इजरायली मीडिया के एक कोशिश हो सकती है कि वे प्रतिरोध के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का दावा करें, भले ही ये सच ना हो। चाहे अबू उबैदा के बारे में बिखरी हुई जानकारी सही हो या ना हो, जनता का प्रति लगाव बदलेगा क्योंकि उनकी प्रतिरोध आवाज बन चुका है। ये बसी हुई है स्वतंत्रता और गरिमा की आशा को जीवित करता है। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने 2005 से मीडिया के रोल को अत्यधिक महत्व बना दिया है। कस्साम ब्रिगेड की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया और अब इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति, चाहे वे सामग्री विकास और निर्माण में हो या तकनीकी विकास और सैन्य अभियानों को दर्शाना हो। कस्साम ने मीडिया के लिए बजट निर्धारित किए और स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय इस संस्थानों पर मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षित किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने संस्थापन घोषणा पत्र में मीडिया के महत्व पर भी जोर दिया, ये कहते हुए कि मीडिया और कला फिलिस्तीनी मुद्दे की जागरूकता के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तूफान अल अक्सा की शुरुआत से कस्साम का सैन्य मीडिया ने सटीकता से
और अपना मुख्य सिद्धांत बनाया। यही वजह है कि सैनिक प्रवक्ता अबू उबैदा को प्रकट होना हमेशा क्योंकि प्रकट होना संकेत देता है, इसके लिए समय आ चुका है। इससे यह भी साफ होता है कि मीडिया के माध्यम से अपनी कहानी को सुनाने और इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कस्साम ने एक व्यवस्थित और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाई है, जो उनकी कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से उजागर करता है और दुनिया के सामने उनके उद्देश्यों को स्पष्ट भी करता है। और शायद वे कारण जो अबू उबैदा को इतनी लोकप्रियता दिलाता है, ये है कि उन्होंने कभी भी राजनीतिक रूप से नहीं दिखाया जो प्रतिरोध के लिए एक बुद्धिमान विकल्प था, जबकि आवश्यकताओं के कारण राजनीतिक नेताओं को कभी कभी विरोधाभासी संदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यहां तक कि अपनी आवाजों के स्वर बदलने के लिए प्रतिरोध ये तय किया कि अबू उबैदा हमेशा एक सैन्य आवाज होगा, जो कुछ भी ऐसा नहीं कहता लोगों को बीच विभाजन पैदा कर सके। उनके संवाद हमेशा इस्लाम, अरबियत और मानवता की गरिमा को समर्पित होते हैं। बिना किसी समझौते बदलाव के अबू उबैदा अपनी बातों को राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 1948 से लेकर अब तक फिलिस्तीन प्रतिरोध के साथ हैं। हालांकि स्थिति कठिन है और वे कब्जे की आग के नीचे हैं, लेकिन अबू उबैदा हमेशा अपने साथ अरब श्रोताओं के साथ मानसिकता को समझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें ताकत और ठोस भाषा का मिश्रण होता है, बल्कि कभी कभी व्यंग्य और हास्य भी। यही कारण है कि उनकी जनता के बीच एक असाधारण संबंध बन गया है, जो दो तत्वों में बनाता है। पहला भावनाओं, देखभाल और दूसरा सच्चाई। पिछले दशकों ने अरब नेताओं की लंबी भाषणों की आदत बना ली थी, जो बिना तथ्यों के समर्थन किए प्रचार से भरी होती थी, जबकि अबू उबैदा एक और तरीका है। वे अपनी बात को पूरी तरह से यथार्थवाद की ओर नहीं बढ़ाते। उदाहरण के लिए 2012 में एक बातचीत में अबू उबैदा ने स्पष्ट रूप से बताया कि प्रतिरोध की सैन्य क्षमताएं कब्जे की सेना की क्षमताओं की तुलना में कमजोर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि गाजा की भौगोलिक स्थिति प्रतिरोध के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न करती है, क्योंकि एक ऐसा वातावरण नहीं है जो सैन्य रक्षा के सहायक। इसके साथ वे जानकारी, विश्वसनीयता और निष्पक्ष महत्व देते हैं, और आमतौर पर उनके भाषण 15 मिनट से अधिक लंबे नहीं होते। अबू उबैदा के साथ अरब जनता के साथ संवाद का एक ऐसी कुंजी शुरुआत में की कि दर्शकों के प्रति सावधानी और सम्मान दिखाया। उन्होंने जनता का सम्मान करने के लिए सटीक जानकारी देने पर जोर दिया, जिससे उनके और अरब जनता के बीच विश्वास निर्माण को काफी मदद मिले। यह स्थिति हालिया युद्ध के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमास ने इस संघर्ष में एक बुद्धिमान मीडिया रणनीति अपनाई, जो विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं और प्रचार में उलझी रही, जबकि आंतरिक मोर्चों पर मनोबल को बनाए रखा। इस प्रकार अबू उबैदा के माध्यम से उनका मीडिया संदेश विश्वसनीयता का आनंद लेता है, भले ही उन्होंने अपने लोगों को अपनी सेना को हानियों के बारे में बात करने से परहेज किया हो, क्योंकि प्रतिरोध ने नहीं कहा कि वे अपने दुश्मनों को अपनी हानियों के बारे में जानकारी प्रदान करें, खासकर जब वे दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक के खिलाफ युद्ध कर रहा है। एक रिपोर्ट में, जो कि मिस्र में अल अहराम ऑनलाइन द्वारा पिछले नवंबर को प्रकाशित की गई, यह उल्लेख किया गया था, जबकि अबू उबैदा दुश्मन का मजाक उड़ाते हैं और उसे कमजोर करते हैं, उनके शब्द जमीन पर दस्तावेजीकरण फुटेज और सबूतों के साथ समर्पित होते हैं। इजराइल के पास हमास और उनके सशस्त्र शाखा के खिलाफ सैन्य जीत के बारे में प्रसारित करने के लिए कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं थे। कताइब अल कुदूस सीधे युद्ध के दौरान इजरायली बलों पर अपने हमलों की सामग्री प्रसारित कर रहा था। अब्दुल्ला अबू उबैदा की सबसे लोकप्रियता शख्सियत में से एक बन गए हैं। 2006 में शुरू हुआ, जब इजरायली सेना के 2 जवान मारने और 1 जवान गिलाद शालिद को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। उनकी वाणी ने न केवल प्रतिरोध का संचार किया, बल्कि अरब दुनिया ने भी उन्हें एक नायक बना लिया। उनकी आवाज ने गाजा के शहीदों के लिए एक तरह का सहारा दिया, खासकर उस बच्ची की कहानी दुनिया के सामने रखी गई जो अनजान की जा रही थी। अबू उबैदा की बातों ने अरब देशों के लोगों में एक नई आशा जगाई है और उन्हें एक ऐसा नेता दे दिया है जिसकी वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे। उनकी विशेषता उनके सैनिक प्रवक्ता की नहीं, वे अरब जनमानस की आवाज बन चुके हैं, और एक ऐसा नायक दुनिया के सामने आया है जो अपनी आवाज से ही बेंजामिन नेतन्याहू को दहशत में डाल देता है।
जिनके दावे कई बार बड़े बड़े किए गए कि हमने अबू उबैदा को इस तरीके से शहीद कर दिया है, पर जंग के 1 साल होने के बाद उन्होंने खास तौर पर बताया कि दुश्मन ने कैसे बर्बरता हमारे लोगों के ऊपर बरपाई और हमने क्या क्या अचीवमेंट इस जंग में इजरायली सैनिकों के ऊपर प्राप्त की। ये तमाम वो जानकारियां देते हुए नजर आए, जहां एक बात को उन्होंने साफ कर दिया है कि जंग अभी भी जारी है। इजराइल ने सोचा कि पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की हत्या करके वो इस जंग को रोक लेगा, पर अबू उबैदा के इस बयान ने साफ तौर पर बता दिया कि इजराइल जब तक लड़ना चाहता है लड़े, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। और वो अबू उबैदा की आवाज बन गए जो 1000 टन पाउंड कई हजार बम गिरा करके भी अबू उबैदा के हौसले और जज्बे को 1 साल के अंदर भी नहीं तोड़ पाए।